हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के जो उत्तर प्रदेश की जितने भी यूपी पॉलिसी से पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज तीसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और भी लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पे न्यायाधीश है, न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा सेवा आवश्यक होती है। ठीक है, कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। तो ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो कितने वर्ष की होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा सेवा आवश्यकता होती है? तो वो होती है 5 वर्ष की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए के लिए आवश्यक है कि वह क्या हो? वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति के मत से सम्मानित न्यायवादी हो। ठीक है, तब क्या होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद अनुच्छेद 200 सॉरी अनुच्छेद अनुच्छेद 124 से लेकर 124 से 147 के बीच, 147 तक क्या है? न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 147 के बीच न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? ठीक है, सब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 223, ऑप्शन बी अनुच्छेद 236, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 और ऑप्शन डी एक में से कोई नहीं। तो क्या है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। ठीक है, 243 के तहत क्या है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो क्या है कि 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 के तहत क्या है? ग्रामीण पंचायत। ठीक है, तो 1992 के तहत ग्रामीण पंचायत तथा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम क्या है? 1992 के तहत नगर पंचायत को संवैधानिक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, क्या है कि ग्राम पंचायत को किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या है? नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के तहत इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? हमको बताना है। तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो किसने रखा था? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा गया था। ठीक है, बात करते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या हुआ था कि 24 अप्रैल 1993 को ही क्या है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति क्या है कि संतुष्टि पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, क्या है बलवंत राय मेहता समिति की बलवंत राय मेहता की संस्तुति पर क्या है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, बात करें क्वेश्चन देता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति किसने दी थी? तो वो किसने दी थी? तो वो अशोक मेहता कमेटी ने क्या दिया था? द्विस्तरीय द्विस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। तो क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन करता है? वो है अनुच्छेद 40 में क्या है ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में क्या है? तो राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, ये क्या है? अनुच्छेद 38 में है। राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना क्या है? अनुच्छेद 38 में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में क्या है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 में है समाज के कमजोर वर्गों जैसे समाज के कमजोर वर्गों SC ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना क्या है? अनुच्छेद 46 में उल्लेखित है। ठीक है, समाज के कमजोर वर्गों SC ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। हितों को बढ़ावा देना ये क्या है? ये किसमें है? अनुच्छेद 46 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है ये हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा क्या है? संविधान के भाग 4। ठीक है, भाग 4 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में कितने अनुच्छेद 40 में की गई है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार किस में है? तो ये भाग 3 में है। और अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद ये 36 से लेकर 51 तक इनको इसमें रखा गया है। ठीक है, भाग 4 के खंड क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। भाग 4 के खंड क में 4 क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 क में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत में किस राज्य में ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की
शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो किस राज्य ने की थी? तो वो राजस्थान देश का राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कब कब इसका किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में? तो राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में नागौर जिले में क्या है, नागौर जिले में किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? हमको बताना है। तो ऑप्शन ए शहनाज खान, ऑप्शन बी है छवि राजावत और ऑप्शन सी है सुषमा भदू और ऑप्शन डी है आरती देवी। तो कौन है जो ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच बनी है? तो कौन है वो? तो वो है छवि राजावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही होगा। ठीक है, ये कहाँ की थी? तो ये राजस्थान राजस्थान के राजस्थान राज्य के टीके जिले, सॉरी टीके नहीं, टोंक जिले के टोंडा गांव की क्या थी? सरपंच थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ठीक है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए गाँव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, ऑप्शन बी है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गाँव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज है और ऑप्शन सी है गाँव विशेष के सभी वयस्क पुरुष और ऑप्शन डी है वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो ग्राम सभा के निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन होगा? तो ये होगा कि वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में सरपंच के मतदान सूची में दर्ज है। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था तो किसके कार्यकाल में घोषित किया गया था वो बताना है। तो ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र तोमर और ऑप्शन ए श्री राजनाथ सिंह। तो पंचायती राज दिवस किसके कार्यकाल में घोषित किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में घोषित किया गया था। ठीक है, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कब घोषित किया गया था? तो ये 24 अप्रैल 2010 में 10 को क्या है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो ऑप्शन है गांव के सभी सदस्य, ऑप्शन बी है गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है और ऑप्शन सी है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य और ऑप्शन डी है पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गाँव के सभी सदस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, कौन है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो ऑप्शन है लोकसभा में, ऑप्शन बी है राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन सी है पंचायती राज निकायों में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ उपलब्ध है वो हमको बताना है। तो कहाँ उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज निकायों में। ठीक है, पंचायती राज निकायों में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है, चलिए अगला है, पंचायती राज निकायों में और बात करें कि कितने परसेंट का आरक्षण है इनको, महिलाओं को कितने परसेंट? तो 50% आरक्षण है। ठीक है, 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो ऑप्शन है राजस्थान और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान और आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान और पंजाब। तो पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा क्या है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश क्या थे जो प्रथम 2 राज्य थे जिन्होंने पंचायती राज स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। ठीक है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो ऑप्शन है भानु प्रताप सिंह समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी सी रंगराजन समिति और ऑप्शन डी अरविंद मायाराम समिति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ठीक है, ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, मैं लिख देता हूँ। ये यहाँ पे है 1/4 और ये 1/2, 2/3 और यहाँ पे 2/1/3। ठीक है, तो क्या है कि उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है हमको बताना है। तो कितने? वो है 2/3। यहाँ पे ए सी होगा और ये डी होगा। ठीक है, 2/3 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है? ठीक है, कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है न्याय पंचायत और ऑप्शन डी ग्राम सहकारी संस्थान। तो कौन सा है जो ग्राम पंचायती राज संस्थान नहीं है? कौन नहीं है इसमें? तो वो है ग्राम सहकारी संस्थान। ये क्या है? ये पंचायती राज संस्थान नहीं है। ठीक है, क्या है कि भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसमें क्या इसमें इसमें ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद, इसको क्या है ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। और इसमें क्या है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली के अंग है। ठीक है, ये सब क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम न्याय पंचायत, ये सब क्या है? ये सब पंचायती राज संस्थान के अंग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को इस दिन को मनाया जाता है। यह दिन संविधान यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 26 जून, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 12 अगस्त और ऑप्शन डी है 23 सितंबर। किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी ग्रामीण सभा और ऑप्शन ए ग्राम सेवा। कौन सी है वो? तो वो है पंचायत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों के गठन, संरचना, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसमें? तो भाग 9 में क्या है? पंचायतों का गठन, संरचना, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 अ में क्या है? ग्राम सभा के गठन का वर्णन है। और अनुच्छेद 243 ब के अधीन क्या है? ग्रामीण गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, अनुच्छेद 243 अ में क्या है?
ग्राम सभा के गठन का वर्णन किया गया है। गठन का वर्णन किया गया है। और क्या है, 243 ब के अधीन क्या है, 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्थान क्या है, वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए राज्य समिति, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला समिति और ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो पंचायत तंत्र में 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है वो हमको बताना है। तो क्या होता है, तो ये होता है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है कि बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, तो होता है ग्राम स्तर पर, पहले हम बताते हैं। तो ग्राम स्तर पे होता है ग्राम सभा, ब्लॉक। ठीक है, ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम सभा होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, तो पंचायत समिति। तथा जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद समिति होती है। ठीक है, ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम सभा होता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक स्तर पे क्या होता है, पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पे होता है जिला परिषद समिति। हाँ, परिषद समिति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। तो हमको बताना है कि किस संविधान संशोधन में इसको औपचारिक रूप दिया गया था। तो ऑप्शन है 1978 में 44वें, ऑप्शन बी 1989 में 61वें, ऑप्शन सी 1975 में 36वें और ऑप्शन डी 1992 में 73वें। ठीक है, तो क्या है कि आपने अभी बताया कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी। ठीक है, हमको बताना है कि कितने % आरक्षण की मंजूरी मिली। ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 60%। तो कितने % आरक्षण था, तो वो हमने अभी पीछे बताया, तो कितना 50% आरक्षण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के में एक स्तर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी पंचायत समिति और ऑप्शन डी है नगर परिषद। तो कौन इसमें नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है, तो ये क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, ये किस स्तर पे होता है ग्राम पंचायत, तो ये ग्राम स्तर पे होता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे क्या होता है, सॉरी जिला स्तर पे क्या होता है, तो जिला स्तर पे जिला परिषद होता है। ठीक है, और ब्लॉक स्तर पे क्या होता है, तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है। ठीक है, ये ग्राम स्तर पे होता है, ग्राम स्तर पे, ये जिला स्तर पे, और पंचायत समिति किस पे होता है, तो ये ब्लॉक स्तर पे होता है। ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें, तो ये नगर परिषद क्या है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में क्या है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस टाइम कौन सी पंचायती राज की सालगिरह मनाई गई थी वो हमको बताना है। तो कौन सी मनाई गई थी, वो 25वीं मनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है के बारे में है। ठीक है, 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जाना जाता है के बारे में है। तो हमने अभी बताया कौन संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो वो था 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया, हमको बताना है कि वो संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 103 और ऑप्शन डी 104। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इस अधिनियम में क्या है कि उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में कितने परसेंट आरक्षण है? तो 10% का आरक्षण के प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितने परसेंट? तो 10% का। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन डी 1953 और ऑप्शन डी 1957। तो सर्वप्रथम संविधान संशोधन, सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, पहले संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था? तो पहले संविधान संशोधन में क्या है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्ति प्रदान की गई थी। फिर दूसरा है कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। ठीक है, इस प्रथम संविधान संशोधन में क्या है, नवीं अनुसूची तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवीं अनुसूची में रखकर इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? तो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नवीं अनुसूची, इसमें क्या था? तो इसमें क्या है, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को किस में रखा गया था? नवीं अनुसूची में रखा गया था। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून इसमें नवीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, और एक और क्या जोड़ा गया था? तो कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, ये भी प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया था। एक और है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है नगर पालिका संस्थान, ऑप्शन बी राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना और ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची और ऑप्शन ए पंचायती राज संस्था। तो अभी हमने बताया कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज संस्थान से संबंधित है। क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। ठीक है, संवैधानिक दर्जा तो हमने बताया क्या है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है 2018 में। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए वित्त आयोग के गठन से, ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन सी आपातकालीन उपबंध से और ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग के गठन से। ठीक है, तो क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो किससे है? तो ये कौन सा होगा? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। क्या है, 368 अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, ये भाग 20 के अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारत में क्या है कि भारत में संविधान की शक्ति किसमें है? तो संसद को, भारत में संविधान की शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है, क्या है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, आधारभूत
ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। क्यों? तो ये क्या है कि आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। ये किस केस के बनाम हुआ था? तो एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या है, उसके तहत क्या है कि संविधान के आधारभूत ढांचे में क्या है, संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 32वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी 74वां। तो इस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लाया गया था। तो कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या है कि 1976 में क्या है, समाजवादी शब्द लाया गया था। ठीक, प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द क्या है, जोड़ा गया था। शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ठीक, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ऑप्शन है 93वां संशोधन, ऑप्शन बी 95वां संशोधन और ऑप्शन डी 97वां संशोधन और ऑप्शन डी 91वां संशोधन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या है, प्राविधिक किया गया है कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% 15% से अधिक 15% से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, बात करते हैं कि जिन राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है, उनके मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कुल सदस्यों के 12 से कम नहीं हो सकती। क्या है? जहाँ पे 40 या 40 से कम 40 से कम सीटें 40 से कम सीटों की संख्या है, उनके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कुल सदस्यों के 12 से कम नहीं हो सकती। 12 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, कम जहाँ पे 40 या 40 से कम सीटों की संख्या है। ठीक है, उनके उनके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल सदस्यों के 12 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? ठीक है, हमको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 किया गया था। तो ऑप्शन है 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी है 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ये पिछली बार 2018 में ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी
1989 का 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या है, मतदान की उम्र 21 से घटाकर क्या है 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। 92 का 73वां संविधान संशोधन और 1993 का 74वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? तो ये क्या है, ये पंचायती, ये क्या है, ये पंचायतों तथा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। पंचायतों पंचायतों तथा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है। 1993 का 74वां संशोधित अधिनियम और 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, ये पंचायतों तथा नगर निकायों के संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, हमने बताया। तो और बात करते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो ये क्या है, ये शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल करने से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल करने से संबंधित है, में शामिल किया गया। ठीक है, किस में शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के शीर्षक से एक परिच्छेद 9 क्या है, परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन डी पंचायत और ऑप्शन डी है सदन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो 243 ओ में किसका उल्लेख है? तो पंचायत का उल्लेख है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 9 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 43 से 43 ओ में क्या है, पंचायत के प्रावधान को जोड़ा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी आरक्षण से, ऑप्शन सी है निर्वाचन से और ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो 52वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या हुआ था कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची क्या हो गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें क्या व्यवस्था की गई थी? तो जिसमें यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है, तो वो सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। तो क्या है कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है, कब हुआ था? 1985 में हुआ था और इसमें 10वीं अनुसूची क्या है, जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची में क्या है कि अगर कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? ठीक है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी प्रथम और ऑप्शन डी 5वीं। भारतीय संविधान की अगर कोई नए राज्य के गठन के भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? कि अगर कोई नया राज्य गठन करना है तो किस अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा? तो कौन सा ऑप्शन से है? वो है प्रथम अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची
में संशोधन की आवश्यकता होती है। संविधान की प्रथम अनुसूची में कितने राज्य, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए है क्या है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है संसद। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्थान देश में वर्तमान नियमों के परिवर्तन कर सकती है, नियमों में परिवर्तन कर सकती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संसद क्या है, संसद देश में वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, भारत में क्या है कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो संविधान संशोधन भाग 20 के अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया क्या है, संसद के किसी भी सदन से आरंभ की जा सकती है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन से आरंभ की जाती है, किंतु संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों की बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या है, 2/3 द्वारा संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक है, भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी उन्नति आयोग, ऑप्शन ए प्रगति आयोग और ऑप्शन ए गति आयोग। तो बात करते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसको समाप्त कब किया गया, तो इसको समाप्त किया गया समाप्त कब किया गया, तो इसको समाप्त 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को क्या है, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद इसके स्थान पे कौन सा आयोग लाया गया, तो इसके स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, नीति आयोग ऑप्शन नंबर ए सही है। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी क्या है, योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को क्या है, नीति आयोग को की स्थापना की गई। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। ठीक है, कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, तो ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग और ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो कौन इसमें एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, हमको बताना है। तो कौन नहीं है, तो ये है योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग क्या है, ये संवैधानिक संस्थान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना अभी मैंने बताया कि 15 मार्च 1950 को की गई थी, जिसका मुख्य कार्य क्या था, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। इसका मुख्य कार्य क्या था, तो पंचवर्षीय योजना बनाना था। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर क्या लाया गया, तो नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है। आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन है वित्त सचिव, ऑप्शन है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी RBI के गवर्नर। ठीक है, तो आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो वित्त मंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन में वित्त सचिव, ऑप्शन सी RBI गवर्नर और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष अभी आपने बताया कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम इससे पहले योजना आयोग था, जो 15 मार्च 1950 को क्या है नीति आयोग, सॉरी, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त कर इसके स्थान पे क्या है नीति आयोग की गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया, तो ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है तमिल और ऑप्शन ए कन्नड़। तो किस भाषा को सबसे पहले प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया, तो वो होगा क्या है तमिल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा क्या है सबसे पहले प्रतिष्ठित भाषा का सम्मान तमिल भाषा को दिया गया। इसे क्या है, इसे 2004 में यह दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे क्या है, इसे 2004 में यह क्या है प्रतिष्ठित भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। तो निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, तो कौन लेता है, वो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है कि अनुच्छेद अनुच्छेद 103 के तहत क्या है संसद सदस्यों की अयोग्यता या निहरता संबंधी विवाद का विनिश्चय निर्वाचन आयोग के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। ठीक है, बात करते हैं कि अगर दल बदल के संबंध में संबंधित निर्णय कौन लेता है, तो सदन का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, दल बदल के संबंध में संबंधित निर्णय कौन लेता है, तो सदन का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है, तो उसे निम्न में से क्या करना होगा। ठीक है, यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता हो, तो उसे निम्न में से क्या करना होगा, तो ऑप्शन है किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। ऑप्शन बी है कम से कम एक बार संसदीय चुनाव में भाग लेना होगा। ऑप्शन सी है पंचायत चुनाव में भाग लेना होगा और मतदान यहाँ पे कुछ गलत है क्या, देखते हैं। तो क्या है कि पंचायत चुनाव में भाग लेना होगा और मतों की कम से कम 20% मत प्राप्त करने होंगे। ठीक है, 20% मत प्राप्त करने होंगे। ऑप्शन डी है कम से कम 10 लाख रुपए की संपत्ति हो। तो क्या है कि किसी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है, तो क्या करना होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या करना होगा, तो किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, वो कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में क्या है प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तथा क्या है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मुख्य कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है, तो ऑप्शन है घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, ऑप्शन बी प्रचार के लिए सरकारी मशीनों का उपयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के संबंध में किसका निषेध होता है, तो हमको बताना है, तो क्या होगा, तो उस समय घृणाजनक भाषण और पुतला जलाना ये भी क्या होता है, निषेध होता है।
ठीक है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनों का उपयोग, ये भी निषिद्ध होता है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये भी निषिद्ध होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। बात करते हैं कि बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग को क्या है? एक संवैधानिक संस्थान है। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्थान है। इसका इसका किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित क्या है? उपबंध किए गए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र क्या है? भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र क्या है? तो ऑप्शन है 24 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो कितनी कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो वो था 61वां संविधान संशोधन संशोधन 1989 के तहत क्या है? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष है। ठीक है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष है, तो हमने अभी बताया कितने वर्ष है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु और 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है, जो पहले हो जाए पद, तब तक वो पद धारण करके रहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 1 स्तर, ऑप्शन बी 3 स्तर, ऑप्शन सी 2 स्तर और ऑप्शन डी 4 स्तर। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर है। ठीक है। हमने अभी पीछे बताया 3 स्तर है। ठीक है। क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी द्रविड़ मुनेत्र कड़गमा और ऑप्शन डी बहुजन समाज पार्टी। तो कौन इसमें नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है हमको बताना है। कौन नहीं है? तो द्रविड़ मुनेत्र कड़मा, ये क्या है? ये नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह यहाँ पे छूट गया है, लोकसभा में कम यहाँ पे खाली स्थान है जीतता है और ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है। तो हमको बताना है कि कितनी, कम से कम कितनी सीटें वो जीतेगा कि वो क्या है? राष्ट्रीय दल यानी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी है 26। ऑप्शन डी है 26। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कम से कम लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें वो जीतना चाहिए? तो वो 11 सीटें। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा में आम चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का क्या है? 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है। अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना है तो क्या 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 होना चाहिए? तो क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा में आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य या राज्य के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, या लोकसभा में उससे कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु यह सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए। ठीक है। अथवा उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल यानी क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। ठीक है। ये 3 चीज़ों के द्वारा क्या है? राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है भारत के संविधान की, यहाँ पे खाली स्थान है, अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में आपको बताना है, सॉरी, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो ऑप्शन है 5वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 6ठी और ऑप्शन डी है 4थी। तो किस अनुसूची में है, 6ठी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। ठीक है, भाग 2 किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ऑप्शन है नागरिकता, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है संघ। तो भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो ये है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भाग 2 क्या है, नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख है, नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243, भारत के संविधान अनुच्छेद 243 एक के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो ऑप्शन है हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन बी हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन सी हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन डी है हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। यह भी ग्राम विकास अधिकार में पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 का है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा कि क्या है, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर क्या है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 211, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 213 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 212। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 213 के तहत क्या है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 123 के तहत किसको शक्ति प्राप्त है अध्यादेश जारी करने का, तो राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें है, तो अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, राज्यपाल को 213 में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी विदेश मामले और ऑप्शन डी है युद्ध और शांति। ठीक है, ये भी ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में पूछा क्वेश्चन है। तो संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, कौन नहीं है, कौन सा होगा, तो ये होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। ठीक है, अशोक चक्र का रंग, भारतीय तिरंगे में जो अशोक चक्र है उसका रंग कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन है बैगनी, ऑप्शन बी है गहरा नीला, ऑप्शन सी है मजेंटा और ऑप्शन डी है काला। तो तिरंगे में जो राष्ट्रीय अशोक चक्र का रंग कैसा है, तो वो है गहरा नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है। भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 3:5, ऑप्शन बी है 2:3 और ऑप्शन सी है 3:4 और ऑप्शन डी 2:4। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। ठीक है, 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी केला। ठीक है, तो 1950 में राष्ट्रीय फल के रूप में किसे अपनाया गया, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आम को अपनाया गया। ठीक है, आम को अपनाया गया। बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वो मोर है। ठीक है, पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु
बाग है। ठीक है। फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल है कमल। और राष्ट्रीय खेल क्या है? तो खेल है हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन ए गया स्थित बौद्ध विहार से, ऑप्शन बी कोलकाता स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन सी है पटना स्थित संग्रहालय से, और ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकारी का एक उदाहरण कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के विशेष शक्तियां, ऑप्शन बी है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, और ऑप्शन ए संघीय बैंक की स्थापना, और ऑप्शन ए शक्ति का विभाजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा प्रांतीय सरकारों का गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक स्वायत्त विधि संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, है मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 अक्टूबर 1993 में 93 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये किसके अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन है कि 2021 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सुशील चंद्र, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अनूप चंद पांडे, और ऑप्शन ए सुकुमार सेन। तो कौन है? तो 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वो सुशील चंद्र को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। राजीव कुमार राजीव कुमार क्या है? चुनाव आयुक्त है। ठीक है, वर्तमान में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की किस राज्य विधानसभा में विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों को का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो क्या है कि भारत की किस राज्य विधानसभा ने वर्ष 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण तथा समावेशी विकास विधेयक पारित किया? तो कौन सा वो राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो ऑप्शन है संघ, ऑप्शन बी है स्थानीय, ऑप्शन सी है राज्य, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा क्या है? इसमें होगा स्थानीय सरकार क्या है? आम लोगों के सबसे करीब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि क्या इसमें राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी है जेल, और ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया संहिता। तो क्या है कि संविधान में इनमें से कौन क्या है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है? वो दंड प्रक्रिया संहिता। ये क्या है? ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय है, जबकि दंड प्रक्रिया क्या है? ये ये संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता क्या है? ये समवर्ती सूची का विषय है। ये क्या है? समवर्ती
समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, बाकी पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेल, ये सब क्या है, ये सब राज्य सूची के विषय है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी संघ सूची में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये राज्य सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा यहाँ पे खाली स्थान है में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो किस वर्ष में किया गया आपको बताना है। तो ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1968। तो किस वर्ष में किया गया? तो ये 1954 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, NFWP का तात्पर्य है, NFWP का तात्पर्य है नेशनल फूड एंड वीट प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी नेशनल फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्शन और ऑप्शन सी नेशनल फेडरेशन फॉर वर्ल्ड एंड प्रोसेस वर्क एंड प्रोसेस और ऑप्शन डी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो NFWP का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका तात्पर्य क्या होगा? तो इसका तात्पर्य होगा कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत में की गई थी ताकि किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि किस सन में क्या है समितियों की स्थापना, समितियों की स्थापना। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, अब इसको फिर से पढ़ देते हैं। सही क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना यहाँ पे खाली स्थान है में की गई, यहाँ पे होगा में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, की गई थी, हम इसको पूरा लिख देते हैं ताकि, यहाँ से आप काट देते हैं इसको, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके, इस वर्ष की गई थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा 1993 में। ठीक है, तो नंबर बी सही होगा। अगला है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1961। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है हमको बताना है। तो ऑप्शन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो हमको बताना है कि कौन इसमें गलत है। तो कौन इसमें गलत होगा? तो इसमें क्या है, गलत होगा कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये क्या है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्या है, भारत में संविधान में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 61 में वर्णन किया गया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, क्या है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मतलब डी क्या है, ये
ये कथन गलत है, तो हमको गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है।